हेलो एवरीवन, हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर? ओके, विजिबल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज, जो आज हमारा पहला सेट होगा। तो हम डिस्कस करेंगे आज सेट नंबर 1, पॉलिटी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी जहां पे भी आपको क्लास शेयर करनी है फटाफट कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अभी जो हमारे जैसे ये आएंगे, ठीक है, क्लासेस आएंगी, एनसीईआरटी की क्लासेस आएंगी। तो इन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे जैसे सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, अलग अलग डिस्कस करेंगे। और ये हर दिन अलग अलग टॉपिक की क्लास होगी। जैसे मैंने सेट 1 में ब्रैकेट में डाला है पॉलिटी, तो सेट 2 जो होगा हिस्ट्री, लेट्स सपोज हिस्ट्री। सेट 3 होगा ज्योग्राफी। इस तरीके से हम ये क्लासेस डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सेट 1 पॉलिटी का है, सेट 2 भी पॉलिटी का आएगा, ठीक है। तो ये मैं एनसीईआरटी एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, और हम ये ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ओके। और इसका एक प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा, शायद बन भी गया होगा। अगर नहीं बना तो बन जाएगा इस क्लास के बाद, वो आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी सीरीज करके, एनसीईआरटी सीरीज एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप उसमें क्लासेस आप देखते रहना कि जो भी क्लासेस है। और मेरा यहाँ पे जो फोकस होगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, एक आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। तो मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहेगी इस वाली क्लास में आपको थोड़ा सा मैं ज्यादा स्टैटिक पढ़ा सकूं। कोशिश मेरी एनालिटिकल वर्क के ऊपर भी होगी इसी क्लास में, क्योंकि एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको अलग से भी करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें चाहिए होती हैं। और यहां पे हम थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे स्टैटिक वाले पार्ट के ऊपर। सभी तभी जो है दोनों चीजों का मिश्रण होगा और आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो पाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज बिना टाइम लगाए। तो सेट नंबर 1 पॉलिटी का, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी की क्लास। बढ़ते हैं आगे जी। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लेक्चर, पीडीएफ, जितनी भी सब चीजें होती हैं आप लोगों की, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाती हैं। डॉक्टर विपन गोयल ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 145,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। सारे लेक्चर्स पीडीएफ में यहाँ पे शेयर कर देता हूं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन से तो देखिए जी। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। यहां पे शेड्यूल ट्राइब की सीटों के बारे में बात कर रहा है। यहां पे क्वेश्चन यहां पे ये है, देखिए शेड्यूल ट्राइब की मैक्सिमम सीटें कहां पे हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि हमारी लोकसभा की सीटें में, जैसे लोकसभा की सीटों में एक एससी की सीटें रिजर्व हैं, एक एसटी की सीटें रिजर्व हैं। 84 सीटें तो रिजर्व है आपकी शेड्यूल कास्ट की, और आपकी 47 सीटें जो रिजर्व हैं वो है शेड्यूल ट्राइब की, ओके। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि सीटें सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो वो सबसे ज्यादा आपकी रिजर्व है मध्य प्रदेश में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश, ओके। अब अगर हम बात करते हैं आपके शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है। और यहां पे अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कहां पे लिखा गया है, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है 5th शेड्यूल में भी लिखा गया है और 6th शेड्यूल में भी लिखा गया है। 6th शेड्यूल में, 5वें शेड्यूल में जो है शेड्यूल्ड एरियाज की, शेड्यूल्ड एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। नॉट, मैं ट्राइब की बात नहीं करूंगा यहां पे, ठीक है ना, ये ट्राइब की बात नहीं करेंगे हम, शेड्यूल्ड एरिया की बात करेंगे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 5th में लिखा गया है और 6th में लिखा गया है अगेन शेड्यूल्ड एरिया की, शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नॉट कास्ट, ये कास्ट नहीं है, शेड्यूल्ड एरिया है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन दिक्कत कहां पे है, डिफरेंस कहां पे है, देखिए जो 6th वाला है शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें असम का राज्य आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम,
तो इन एरियाज की बात अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरिया की, वो आपके 6 शेड्यूल में देखने को हमें मिलता है। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे 8 शेड्यूल थे, अब टोटल 12 शेड्यूल हैं, ये याद रखना है। ओके, चलिए जी, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे अगर मैं सीटों की बात करता हूं, शेड्यूल्ड कास्ट की सीटों की बात करता हूं, तो यूपी में 17 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। अगर मैं शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता हूं तो आपकी मध्य प्रदेश में 6 सीटें रिजर्व हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये तो याद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ कौन से इलेक्शन में उसने कितनी कितनी सीटें जीती थी, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ओके, तो ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रियम्बल है, आपका संविधान का प्रियम्बल है, इसमें क्या चीजें ऐड करी गई थी? क्लियर, इसमें क्या चीजें ऐड करी गई थी? अब क्वेश्चन यहां पे ध्यान से समझिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्लियर, और प्रियम्बल जो है हमारा संविधान का, जो प्रियम्बल है, प्रीफेस जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमने ऐड किए थे, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, फिर प्रियम्बल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अब बात यह है, सोशलिस्ट मतलब समाज के लिए काम करना है आप लोगों को, ठीक है, समाज के लिए काम करना है प्रॉपर तरीके से, और जो है मतलब अपना डेमोक्रेसी बना के रखनी है, समाज के लिए काम करना है। सेकुलर मतलब हमारे देश का, हमारी कंट्री का कोई धर्म नहीं है, वी आर जो है इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर जो है मतलब कंट्री हैज नो रिलीजन, कंट्री का कोई भी रिलीजन नहीं है, कंट्री का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, वी आर सेकुलर। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, मतलब हम सब जुड़े हुए हैं, यूनिटी है हमारे, ब्रदरहुड की बात यहाँ पे आती है। ओके, तो ये 3 बातें जो हैं प्रियम्बल में ऐड करी गई थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि 42nd अमेंडमेंट को हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहा? क्योंकि एक तो ये चीज ऐड हो गई, एक इसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे संविधान में जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी वो इस अमेंडमेंट के कारण हुई थी। वो अलग बात है कि जो 11th वाली ऐड हुई थी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग ऐड हुई थी, लेकिन पहली बार 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसके अकॉर्डिंग ऐड हुई थी। ओके, हमारे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन इमरजेंसी में 5 साल से 6 साल हो जाता है, 1 साल बढ़ जाता है, वो भी 42nd अमेंडमेंट के कारण लिखा गया था। और हमारा जो आपका ट्राइब्यूनल बनने की जो बात आती है जी, ट्राइब्यूनल बनाने की जो बात आती है आपकी, ट्राइब्यूनल्स पार्ट आपका 14A में, पार्ट 14A में, ठीक है, तो पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल बनाने की बात आती है, वो भी 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं 5 सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट से हमने कंकरेंट लिस्ट में डाले थे, वो भी कहां पे बात आती है आपकी? 5 सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे, वो भी आपकी 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आती है। ये 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? ये 5 सब्जेक्ट कौन से हैं आपके? फॉरेस्ट है, ठीक है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, एक रह गया, कौन सा रह गया? वेट एंड मेजर्स। तो ये 5 चीजें हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और दूसरी बात ये है, जुडिशियल पावर जो है आपकी हाई कोर्ट की, वो कर्टेल भी यहां पे करी गई थी कि जुडिशियल रिव्यू कर्टेल किया गया था, मतलब हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करेगा कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है तुम लोगों को। तो इसी कारण हमें इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम और क्या कहते हैं? प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस का मतलब क्या होगा? पहला पेज जो संविधान का पहला पेज है वो आपका प्रियम्बल है। अब बात ये है कि प्रियम्बल को हम और क्या कहते हैं? प्रियम्बल को हम कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हार्ट एंड सोल नहीं है, सोल है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड, आप मुझे बताओ किसने किसने क्या क्या बोला है? आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। और होरोस्कोप, ये मतलब क्या है? भविष्य, हमारे भारत देश का भविष्य है, ये किस किस पर्सन ने बोला है? अगर हम बात करें सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इनको बोला है ठाकुर दास भार्गव ने। ओके, आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है? एन.के. पालखी वाला जी ने बोला है। ओके,
होरोस्कोप की बात करते हैं, ये बोला है के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर हो गया तुम्हें? तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए तुम लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स ऐड किए हैं संविधान में, वो कौन से हिस्से में ऐड किए हैं, कौन से भाग में ऐड किए हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमने जो है पार्ट 3 में इंक्लूड किए हैं, आंसर नंबर सी। पार्ट 3 जो है 12 से 35 तक का आता है। क्लियर? पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो जस्टिसेबल हैं, ठीक है, इन्फोर्सेबल हैं, जस्टिसेबल भी हैं, इन्फोर्सेबल भी हैं। और पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना के रखते हैं हमारे देश में। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, यहां पे यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करी जाती है, आर्टिकल 1 से 4 तक है यहां पे। पार्ट 2 की बात करें, सिटीजनशिप के बारे में बात आती है, सिटीजनशिप, नागरिकता। और हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप देखने को आपको मिलती है, और वो चीज हमने ली है यूके, ब्रिटेन से हमने इस चीज को लिया है। सिटीजनशिप जो है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखना है। पार्ट 4 की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आती है, और ये हमने बोरो किया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। और ये पार्ट 4 हमें क्या प्रोवाइड करता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये बना के रखते हैं। क्लियर? और पार्ट 4 जो होता है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल हैं, ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में पूछा तो फंडामेंटल राइट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में पूछा तो दैट मींस आपका पार्ट 4। क्लियर? और पार्ट 3 जो है हमने ये आपके फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो कहां से किए हैं? यूएसए से बोरो किए हैं, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया तुम्हें? तो ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मंत्री परिषद है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहां पे देखिए, हमारे भारत देश में जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। ओके, तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीजों को, जो कानून को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। ओके, हमारे भारत देश में जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक कोई भी चीज लागू नहीं हो सकती, तब तक कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। लेकिन द थिंग इज, यहां पे जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एक तो नॉमिनल होता है, रबर स्टैंप की तरह, वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जहां पे असली चीजें लगती हैं, वो होता है आपका मंत्री परिषद। तो यहां पे जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये असली हैं, ये जो कानून को लागू कर रहे हैं। और इनका जो चेयरपर्सन है, हेड है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% ऑफ लोकसभा सीटों के 15% ऑफ लोकसभा सीटों के मंत्री रखता है। और ये हमने अमेंडमेंट करी थी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, उसके अकॉर्डिंग हमने ऐड किया था कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में 15% लोकसभा सीटों के रख सकता है। तो मतलब एट द एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर हो गया तुम्हें? नाउ द थिंग इज कि ये जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए हैं? अब मुझे एक चीज बताओ, इन लोगों को चुन के किसने बिठाया है? हमने बिठाया है। वो अलग बात है, किसी की अलग मिनिस्ट्री मिल गई, किसी को अलग मिनिस्ट्री मिल गई, किसी को अलग मिल गई। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो इंटरनल चलता है, पार्टी का चलता है। लेकिन पार्टी वाले लोगों को किसने बैठाया? हमने। तो ये जवाबदेही किसको होंगे? हमें जवाबदेही होंगे। और हम कहां पे हैं? दैट इज द लोकसभा। पॉइंट समझ में आया? तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में ये ऐसे वर्ड आ गया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर सीधा बन जाएगा लोकसभा। आपका आंसर क्या बन जाएगा? लोकसभा बन जाएगा। ठीक है? अगर यहां पे दो तरीके से वर्ड आ जाते हैं, लेट सपोज कि यहां पे आ गया दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। कोलेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? कि ये सारे के सारे, प्रधानमंत्री भी, मंत्री परिषद भी, तो भी उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा लोकसभा। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल। पॉइंट समझ में आया? अगर यहां पे वर्ड आ जाता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? एक एक मिनिस्टर, एक एक मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो किसको जवाब देगा? वो राष्ट्रपति को जवाब देगा।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जवाब देगा, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। अब द सेकंड थिंग इज कि यहां पे जो राज्यसभा वर्ड है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है, एक आधा पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। जो लोकसभा का आर्टिकल नंबर है वो है 81 और राज्यसभा का आर्टिकल नंबर है 80। ओके, और राज्यसभा का 4th शेड्यूल में जो चौथी अनुसूची है, 4th शेड्यूल है, उसमें लिखा हुआ है सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में, वो आपका 4th शेड्यूल में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कस्टडियन का मतलब भाई संविधान की देखरेख कौन कर रहा है? आपका सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को जो है चेंज कर सकता है, नया कानून बना सकता है, इसकी पावर है। जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है, रिवाइजरी जुरिडिक्शन कर सकता है। इनकी पावर्स तो अलग हैं, जब क्वेश्चन कोई पावर के ऊपर आएगा तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में आपकी पावर्स। ओके, तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 52 में है और ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, पहला भारत का सिटीजन। ओके, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो आपका 124 है और अगर आपको हाई कोर्ट पूछा तो हाई कोर्ट है 214। ओके, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए। देखो, मैं जिस तरीके से क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत तरीके से आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन निकल के जो पेपर में क्वेश्चन आपको आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। और इसी तरीके से हम हमारे जो टीचर्स हैं, बाकी टीचर्स हैं, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे और बाकी के टीचर जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से हम जो है पेड बैचेस में भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी क्या कहानी कहता है। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वर इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है, जो हमारा था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमने हमारा देश जो है रीऑर्गेनाइज कर दिया था 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में। तो आंसर नंबर 1, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में हमने रीऑर्गेनाइज जो है इस चीज को कर लिया था। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। अब यहां पे बात ये आती है, ये बात उठी कहां से? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 552 स्टेट्स थी। इंडिया को 3 स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, जम्मू कश्मीर ने, हैदराबाद ने, जूनागढ़ ने। बाद में ज्वाइन कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन इतनी स्टेट्स, इतनी प्रिंसली स्टेट्स को जो है हमने कैसे इसको रीऑर्गेनाइज कर लिया? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन बहुत सारे रीजन थे। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, पहला भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे इन्होंने स्टेट्स की डिमांड करने लग गए थे। ये कौन लोग थे? ये आंध्र प्रदेश वाले लोग थे। आंध्र प्रदेश ने 1953 में जो है ये स्टेट बन गई थी और आंध्र प्रदेश में एक पर्सन थे पोटी श्रीमलू नाम के एक व्यक्ति थे। उस टाइम पे वो मद्रास स्टेट थी और मद्रास स्टेट में 2 तरीके के लोग रहते थे, तेलुगु स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग, ठीक है। तो इनमें लड़ाइयां भी होती थी। तो पोटी श्रीमलू तेलुगु स्पीकिंग थे और वो डिमांड करते थे कि हमें तेलुगु वालों को अलग कर दिया जाए, आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। तो इनकी डेथ हो जाती है, ये फास्ट करते हैं इस चीज के लिए, तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बात यहां पे ये आता है जी, ठीक है। तो अब यहां पे बात ये आ जाती है कि जब ये चीजें हो गई, आंध्र प्रदेश बन गया, फिर उसके बाद डिमांड कैसे उठती है? जब देश आजाद हो जाता है, ठीक है, तो ये पहली स्टेट बन जाती है और इसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, और वीपी मेनन जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, ये दोनों मिलके जो है पूरे स्टेट्स को, पूरी कंट्री को ऑर्गेनाइज करवा देते हैं 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में। ओके, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। अब ये इसी चीज के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर था। अब उसने क्या किया था, जब जर्मनी के हिस्से तोड़ दिए गए थे तो उसको यूनिफिकेशन में मदद करवाई थी। तो यहां पे भी हमारे पूरी स्टेट्स को यूनिट मतलब इकट्ठा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज वल्लभ भाई पटेल जी। नाउ द थिंग इज कि यहां पे जब ये बात उठी थी, ये राज्य बनाने की सबसे पहली बार बात उठती है 1948 में। तो उस टाइम पे धार कमीशन बैठता है।
ये कहता क्या है कि जैसे जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन करते आए हो, जिस तरीके से प्रशासन चलता आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेट्स डिवाइड कर दो। 49 में जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारमैया, इन्होंने इनकी रिकमेंडेशन कर दी कैंसल। फिर ये आंध्र प्रदेश की डिमांड उठने लग गई। फिर 53 में आंध्र प्रदेश तो बना ही बना, फजल अली कमीशन बैठा। ये फजल अली कमीशन जो है, जिसमें चेयरपर्सन फजल अली हैं, 2 पर्सन हैं एच एन कुंजरू और के एम पानीकर, ये लोग हैं। ठीक है, अब ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूरी की पूरी इंडिया के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करवा दिया, और हमारे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में हमारा पूरा देश जो है रीऑर्गेनाइज हो जाता है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ये 56 है, 56 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी, तो ठीक है। अब 2 पॉइंट आपको और याद करने हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो मैं आपको चीजें बताता हूं, यहां पे बच्चे कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। रीजन क्या है कि आप जानना चाहते हो इतना, ठीक है, और मैं पढ़ाता हूं इतना, तो वो जो इतना पढ़ा के इतना आ जाएगा पेपर में, इतना पढ़ के इतना नहीं आएगा पेपर में, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन की जड़ तक जाता होता हूं हमेशा, तो सो डैट कि आपको हो सकता है कि ये सीधा क्वेश्चन ना आए, किसी और तरीके से पूछा जाए, तो उस चीज तक हम करते हैं। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2 चीजें और ऐड करवाता है। वो क्या, कि जो एक हाई कोर्ट है ना, वो एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। सेम विद द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक गवर्नर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है। ये भी आपका ये अमेंडमेंट कहता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हो गया, चलिए जी आगे बात कीजिए। आर्टिकल 14 टू 18 जो है वो डील करता है किस चीज के साथ डील करता है? आर्टिकल 14 टू 18 जो है वो डील करता है किस चीज के साथ? वो डील करता है राइट टू इक्वालिटी के साथ। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ओके, समानता का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट था, अब सॉरी ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, अब ये हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया है। संविधानिक अधिकार अंडर आर्टिकल 300 ए में, 300 ए में बना दिया गया है। एक अमेंडमेंट हुई थी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज को बदला है। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन की धार्मिक की बात करें तो 25 से 28 नंबर आर्टिकल तक देखने को हमें मिलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 नंबर आर्टिकल देखने को हमें मिलता है यहां पे। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, राइट टू इक्वालिटी, दैट इज बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 14 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 नंबर क्या कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है आपको इंप्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 17 कहता है अनटचेबिलिटी के विरुद्ध मतलब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 कहता है आप अपने नाम के आगे टाइटल लगा नहीं सकते, ना पीछे लगा सकते, ना आगे लगा सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे ध्यान रखना है जी। सर क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर रही हूं पर भी डाउट लग रहा है, क्लियर होगा या नहीं? तो भाई तुम लोगों ने क्यों डाउट करना है? ठीक है, सेल्फ डाउट मॉक टेस्ट, सेल्फ डाउट एमसीक्यूज, अटेम्प्ट दीज एमसीक्यूज। ठीक है, बाकी सोचने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की सीटें अभी 545, 2 कट के 543 हो गई हैं, 2 एंग्लो इंडियंस हटा दिए गए हैं। तो यहां पे इतनी सीटें इंक्रीज करी गई थी। एक अमेंडमेंट याद करनी है आपको, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1973 का है, ये याद रखना है आपको। जिसमें आपकी जो सीटें हैं वो 525 से 545 करी गई थी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। और दूसरी यूनियन टेरिटरीज की जो सीटें हैं आपकी वो 25 से 20 करी गई थी, 25 टू 20 करी गई थी। ये आपकी यूनियन टेरिटरीज की बात करी गई थी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। समझ में आया? चलिए आगे बताइए।
84 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2001 वाला, ये पास हुआ था 2001 में। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था कि जो हम लोकसभा की सीटें, जो स्टेट असेंबली की सीटें बढ़ाएंगे, वो हम कब तक नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने बोला था कि टिल 2026, और उसके बाद जो पहला सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सीटों का बदलाव किया जाएगा। तो 2026 की बात आई है, तो 1 से 26 का मतलब कितना हो गया, 25 साल, 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि हाँ हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। आगे बात कीजिए। और ये सीटें रिजर्व कौन करता है? और एक चीज अगर मैं तुमसे पूछूं, ये सीटें जो आपकी रीएडजस्टमेंट जो करते हैं वो आपका डिलिमिटेशन कमीशन करता है। ये डिलिमिटेशन कमीशन ऐसा नहीं है कि बस 24 घंटे बैठा है, यह राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और सीटों की रीएडजस्टमेंट जो है ये करता है। ठीक है, टाइम टू टाइम जब आपकी ये चीजें बदलाव होने वाली हो तब। The creation of the federal court in India was advocated by which act? फेडरल कोर्ट बनाने की यहां पे बात करी गई थी, तो ये फेडरल कोर्ट बनाने की बात कब करी गई थी? यस, जी। अब यहां पे सारे एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो फेडरल कोर्ट की पहली बार बात आई थी आपके 1935 के एक्ट में, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें तो बहुत कुछ बातें आई थी। इन्होंने बात क्या करी थी, प्रोविंशियल डायरकी जो थी वो उसको अबॉलिश करने की बात करी गई थी। प्रोविंशियल डायरकी को अबॉलिश करने की बात करी गई थी, खत्म करेंगे, ठीक है। और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी, यानी कि प्रांतों को सारी शक्तियां मिलेंगी, वो कानून वगैरह बना सकते हैं। और डायरकी जो है वो आपकी लगेगी सेंटर में। डायरकी का मतलब दो तरीके से कानून, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। और 35 के एक्ट में हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, फेडरल कोर्ट की बात करी, आरबी बनाने की यहां पे बात करी गई थी। ऑर्डिनेंस जो पावर है वो आपके गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास रहेंगी, ये बात करी गई थी 35 के एक्ट में। 35 के जो एक्ट है इसको क्या बोला गया था, दैट इज द एक्ट ऑफ स्लेवरी। ये दोबारा से कानून बनाया गया है स्लेवरी बनाने के लिए, यानी कि गुलाम बनाने के लिए। ये वर्ड यूज किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ओके। यहां पे लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये मॉर्ले कौन है, मॉर्ले सेक्रेटरी है, सचिव। मिंटो कौन है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। ये क्या करता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब हिंदू हिंदू को चुनेगा और मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, ये बात करी गई थी यहां पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो ये है मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, समझ में आया? जिसमें मॉन्टेक्यू कौन है, सेक्रेटरी है, चैम्सफोर्ड कौन है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। यहां पे डायरकी की बात करी गई थी, वही सब चीजें, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात बनाने की बात करी गई थी। यहां पे आपको डायरकी दी गई थी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए दी गई थी, तो ये बात करी गई थी 1919 में। और 1923 का जो ली कमीशन है ये एग्जामिन करने के लिए आया था जो हमारी सुपीरियर जो सिविल सेवाओं हैं, सिविल सेवा, ठीक है, जो सुपीरियर सिविल सेवाओं के अंदर लोग थे वहां पे एग्जामिन करने के लिए आया था कि वहां पे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, गोरे काले की भेदभाव तो नहीं हो रहा। क्योंकि ली कमीशन बात क्या कर रहा था, ली कमीशन ने बोला था कि जो इंडियंस हैं और ब्रिटिशर्स हैं वो आपके इक्वल होंगे, कहां पे, दैट इज इन द सुपीरियर सिविल सेवाओं में। पॉइंट समझ में आया? सुपीरियर सिविल सेवाओं के लिए जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आंसर नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट वन, 35 का एक्ट। चलिए जी आगे बात करते हैं। The power to legislate on all the matters relating to the election of the पंचायत lies with। देखिए पंचायत के इलेक्शंस की बात करी गई है, ये कहां पे बात करी गई है? देखिए पंचायत की बात करी जाए, ठीक है,
पंचायत की बात करी जाए, म्युनिसिपैलिटी की बात करी जाए, तो इनके जो इलेक्शंस होते हैं सारी चीजें वो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जो है आपकी संबंधित हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, द स्टेट लेजिस्लेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। पंचायत की बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसकी बात करी गई है, जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा 1993 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, और ये सारी बातें स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जो है आपकी संबंधित हैं, क्योंकि पावर टू लेजिस्लेट की बात करी गई है। ठीक है, पावर टू लेजिस्लेट, समझ में आया? पावर टू लेजिस्लेट, कानून बनाने की बात करी गई है। अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए कि भाई पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है वो करवाता कौन है, तो आपका आंसर बनेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा। लेकिन लेजिस्लेट करने की बात करी गई है तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा। पॉइंट समझ में आया? स्टेट लेजिस्लेचर के साथ संबंधित है। नाउ द थिंग इज कि ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 24 अप्रैल 1993 को इसको इंप्लीमेंट किया गया था। 24 अप्रैल 1993, ठीक है। तो 24 अप्रैल जो है, जिसे हम इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पंचायती राज डे के नाम से हम इसको जानते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि पंचायत का जो बात है वो आपकी आर्टिकल 40 में भी लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में, और आपका आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक जो आर्टिकल्स हैं आपके वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हैं। 29 सब्जेक्ट्स की बात करी गई है। ये सारी बात मैंने तुम्हें बता दी है कि हाँ भाई ये बातें आपकी करी गई हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पार्ट की, तो पार्ट आपका 9 है, ठीक है। और स्केड्यूल की बात करता हूं तो स्केड्यूल आपका 11th वाला स्केड्यूल है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि पंचायत हमारी जो है सभी राज्यों में है, लेकिन कहां पे पंचायत नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहां पे पंचायत नहीं है हमारी, ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन थोड़ा सा वही क्वेश्चन आ गया है। 11th शेड्यूल जो है संविधान का, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर किसके बीच में? किसके बीच में आपकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है? यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत, ग्राम सभा पंचायत, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत, ये किसके बारे में बात करता है? देखो पहली बात तो 11th शेड्यूल की बात आई है तो वहां पे पंचायत की बात आएगी। तो पंचायत, पहले तो ऑप्शन ढूंढो कहां पे है। एक तो ये आ गया पंचायत, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो मतलब पहला तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ऑप्शन देखते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, गलत हो गया, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आपकी 12वें शेड्यूल के अंदर बात करता है। ग्राम सभा और पंचायत जो है आपका 11th शेड्यूल का पार्ट है। तो इसका मतलब जो पावर्स डिवाइड करने की बात आई है वो स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत के बीच में पावर डिवाइड करने की बात आई है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द पंचायत इज द करेक्ट वन। 11th शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ये देखिए जी 11th शेड्यूल, यहां पे वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following articles was defended by Bhimrao Ambedkar ji that it would be used as a matter of last resort? कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके हाथ में वो चीजें रही नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये कौन से आर्टिकल के बारे में बात करी गई थी? कौन से अनुच्छेद में बात करी गई थी कि हाँ अगर हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, मतलब एंड है, एंड में ये यूज कर सकते हो तुम लोग। तो यहां पे कौन सी बात होगी जी? तो ये कौन सी बात है, कौन से आर्टिकल को बोला गया था? इन्होंने बोला था 356 को, 356 को, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 को बोला गया था, जिसमें इन्होंने बात क्या करी थी? इन्होंने बात करी थी कि हाँ कि अगर हमारे देश का जो आपकी, अच्छा 356 में है क्या? स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसके बारे में बात करी गई है। और ये बातें हैं क्या? अगर कोई राज्य जो है संविधानिक अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, अगर राज्य जो है सेंटर ने कोई बोला है कि आप ये चीजें फॉलो करो, वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, जहां आपको लगता हो कि हाँ भी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर उसने रिजाइन कर दिया, कुछ दिक्कत हो रही है वहां पे स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं हो रहा, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। वो सारी स्टेट प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ जाएगी। वहां पे प्रेसिडेंट ऑब्वियसली बात है गवर्नर से काम करवाएगा, लेकिन बात यह है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अब बात यह है, ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाना, स्टेट इमरजेंसी लगाना, जो भी इमरजेंसी हम लगा रहे हैं, ये मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रहेगा हमेशा। ऐसे नहीं है कि हाँ तुरंत लग जाएगा, पहले उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करी जाएगी। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो एंड है ये, दैट इज 356 एंड है ये।
पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी। अब 352 की अगर मैं बात करता हूं, ये है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति, जिसमें अगर आपका वॉर हो रही हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, बाहर से कोई लड़ने की सोच रहा हो, या देश के अंदर आंतरिक असंतुलन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो पहले वर्ड था अब ऐड हो चुका है इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह के ऊपर आर्म रेबिलियन, मतलब सेना जो है विद्रोह करते, सैन्य विद्रोह, तो वो उन कारणों से हम 352 लगा सकते हैं। 368 अमेंडमेंट के लिए है, ठीक है, और 359 क्या है बताओ? 368 तो अमेंडमेंट के लिए, और 359 क्या है बताइए जी फटाफट जी। 359 क्या है? 359 ये है जो पार्ट 3 है हमारा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स का। इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो उनकी इंफोर्समेंट सस्पेंड हो जाती है, वो हमारा 359 में लिखा गया है। तो आंसर इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा जी आपका? 356 इज द करेक्ट वन। चलिए जी, व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज और रिलीफ अंडर आर्टिकल 32? 32 के अंतर्गत कौन सी रिफ्यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखो आपको पता है लास्ट रिजॉर्ट वाली बात है, इसके ऊपर तो कोई कोर्ट है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज अल्टीमेट डिसीजन, एंड वाला डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में लिखा गया है, ये हमने पढ़ा था। 32 में हम क्या करते हैं कि हाँ, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहां पे रिट्स डाली है। वो 5 तरीके की हमारी रिट्स हैं यहां पे, और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आर्टिकल 32 को हम और क्या कहते हैं? हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर तुमसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा, अकेला सोल, तो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रियम्बल को, ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला था। लेकिन हार्ट एंड सोल की अगर मैं बात करता हूं तो वो बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो रिफ्यूज कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। वो क्या चीज रिफ्यूज कर सकता है? द एग्रीड पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम द अनदर कोर्ट, दैट डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, दैट द पिटिशनर हैज नॉट आस्क्ड फॉर द प्रॉपर रिट एप्लीकेबल टू हिज और हर केस। तो ये कहां पे बात आएगी बताइए जी? इसमें क्या बात आएगी? इसमें बात आएगी यस, देयर इज नो फंडामेंटल राइट हैज बीन फ्रिंज्ड, मतलब किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा आपके आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 32 आपको बचाएगा, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं होने देगा, किसी भी फंडामेंटल राइट को खराब नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये बात आएगा जी आपका आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। ये कोई अगर किसी दूसरी कोर्ट के पास जा रहा है, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये कोई चीजें एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, और हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीने नहीं जाएंगे, वो आर्टिकल 32 बोलता है। भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को बोला था। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। आर्टिकल, ये भी हमने डिस्कस किया है आज ही के लेक्चर में। आर्टिकल 81 किसके लिए डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 टू 51 तक आते हैं आपके, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखता है, ये तो मैंने आपको बताया था, ये गलत हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है ना, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A पार्ट 4A में ऐड करी गई थी, ओके, 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, और बाद में 86 के अकॉर्डिंग 11वीं करी गई थी। ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी गलत हो गया है यहाँ पे। राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात करता है, यस, आंसर नंबर सी। लोकसभा का कौन सा आर्टिकल था? सॉरी, राज्यसभा का था 80, सॉरी ये गलत हो गया है, राज्यसभा वाला भी गलत हो गया आपका। 81 यानी कि लोकसभा वाला आपका करेक्ट हो गया है, तो आंसर नंबर डी इसमें ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, आंसर नंबर डी। समझ में आया? आंसर नंबर डी। अब यहां पे लोकसभा जो है 17 अप्रैल 1952 को बनी थी, पहला सेशन 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है, और उसे हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं। और मई 14 को 1954 को इसका नाम जो है लोकसभा बदल गया था, ठीक है, और लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। बस ये 2-3 पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए पेपर में, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में डाल दे, इस तरीके की चीजें देख लेना, पहला सेशन कब हुआ, लोकसभा बनी कब, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट,
दिल्ली यूनियन टेरिटरी को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कब घोषित किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? तो यह घोषित किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, जिसमें दिल्ली को हमने एनसीटी की बात करी थी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करी थी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। एनसीआर की बात करी गई थी। 44 मैंने तो आपको बता ही दिया था कि प्रॉपर्टी वाला जो राइट है आपका, वो आपका अब फंडामेंटल राइट की जगह के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चुका है अंडर आर्टिकल 300A। और दूसरी बात हमने 44 द्वारा ऐड करी थी, जो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, आंतरिक असंतुलन के कारण नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब ये नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी आर्म्ड रिबेलियन के कारण जो है लगेगी, सैन्य विद्रोह के कारण लगेगी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ईयर 1934 में, ईयर 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी गई थी आपकी। तो इसका आइडिया किसने दिया था यहां पे? तो ये आइडिया था एमएन रॉय जी का। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, संविधान की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका को स्टार्ट किया था। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था आर्टिकल 32 को, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी जो हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं तो प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये तो भाई सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग किया गया था। फिर इनको परमानेंट प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया था, द परमानेंट प्रेसिडेंट, 11th of December। समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? ए ऑप्शन, एम एन रॉय इज द करेक्ट वन। और एम एन रॉय जो है ये आपके, इनका जर्नल जो है वैंगार्ड, ये याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन के बारे में बात करी गई है, कौन से पार्ट में बात करी गई है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है, पार्ट 3 में डिस्कस किया है हमने। पार्ट 4 की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात होती है। 7 शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट की विभाजन की बात करी गई है, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करी गई है, वो आपके 7 शेड्यूल में बात करी गई है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन, दैट मीन्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको बना के रखता है, 12 से 35 नंबर तक आर्टिकल हैं ये। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है? ठीक है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी। तो ये है जी आपका आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। और अनटचेबिलिटी एक्ट कौन सा था? 55 का। अब तो क्या बन गया है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। कौन सा समझ में आया? आंसर नंबर बी। 16 नंबर आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया था कि इंप्लॉयमेंट में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। 18 नंबर आपका टाइटल्स के बारे में बात करी गई थी कि आप नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते। 20 नंबर आर्टिकल क्या है कि अगर आपको कोई सजा हुई है तो रेट्रोस्पेक्टिव सजा नहीं मिल सकती। कहने का मतलब ये है आज अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आज के कानून के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि कल को कोई फ्यूचर में कोई कानून बनेगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। जब रेट्रोस्पेक्टिव पुरानी डेट में कोई आपका वो है डेट मींस कानून है उसके अकॉर्डिंग नहीं, आज के दिन जो मिलेगी चीजें वो यहां पे मिलेंगी, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी। प्लस एक ही क्राइम के लिए डबल सजा आपको नहीं मिल सकती। और सेम पर्सन अपने आप के लिए गवाही देना, सेल्फ इंक्रीमेशन जिसे हम कहते हैं, तो हम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि हाँ तू कोई वो बात कर, दैट मीन्स जबरदस्ती। तो आंसर नंबर क्या बनने वाला है? आर्टिकल 17 इज द करेक्ट वन, अनटचेबिलिटी। चलिए जी अगला बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड करी गई थी? ये हमने डिस्कस कर लिया है यार। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976।
और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट है आपकी 44 वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थी, वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ध्यान रखिए। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर। और फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल है, ये ध्यान रखना है आप। और सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोर्सेज के लिंक भी जो है मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको इजीली मिल जाए, नहीं तो लेक्चर के खत्म होने के बाद वहां भी चीजें मिल जाएंगी। ओके। और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे पीसीएस लॉन्च होने वाले हैं। अभी जो 3-4 पीसीएस पाइपलाइन में है, जो हमारे लाइव बैचेस के, जैसे कि उड़ीसा पीसीएस की बात करूं, राजस्थान सिविल सेवाओं की बात करूं, ठीक है, असम की बात करूं और मध्य प्रदेश की बात करूं, तो ये पीसीएस जो हैं हमारे आने वाले हैं, और ध्यान रखें। और अगर आप इनमें से कोई बाय करेंगे, मतलब पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें आने वाली हैं। और धीरे धीरे जो है हम पंजाब, जम्मू कश्मीर और अलग अलग जो भी राज्य हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और अच्छे से हम उन चीज़ों को एक पैकेज में करेंगे काम। ओके, तो ध्यान रखें जी। पॉइंट समझ में आया जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।